गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है फूड चेन, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होता है वो दो तत्वों से मिलकर, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला एजेनिक और दूसरा जैविक घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो एजेनिक जो घटक होता है वो इसका भौतिक वातावरण बनाता है, और जैविक जो घटक होते हैं वो इसका जैविक समुदाय बनाते हैं। और जो जैविक जो घटक होते हैं उसमें भी दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। एक तो होते हैं सौकोशी और दूसरे होते हैं परपोषी या विषमपोषी। अब पारिस्थितिक तंत्र के जो सौकोशी घटक हैं वो सूर्य की ऊर्जा द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। इस वजह से इनको उत्पादक या प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। अब जो उत्पादक होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ, खनिज लवण आदि सरल पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। और ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस वजह से इनको परिवर्तक भी कहा जाता है। इसके अलावा उत्पादकों के अलावा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सवकोशियों के अलावा परपोषी भी पाए जाते हैं। अब परपोषी स्वयं अपना भोजन निर्मित नहीं करते हैं, ये भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर या पौधों पर डिपेंड करते हैं। जो जीव सीधे ही पौधों से या उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और वे जीव जो शाकाहारियों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक मांसाहारी बोलते हैं, तथा वे जीव जो प्राथमिक मांसाहारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता या द्वितीयक मांसाहारी कहलाते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में खाए और खाए जाने की पुनरावृत्ति चलती रहती है। ईटिंग और बी ईटिंग की पुनरावृत्ति चलती रहती है। देखा जाए तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पौधों द्वारा भोजन के रूप में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो प्रत्येक पोषण स्तर या प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में होता है। इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पौधों द्वारा या उत्पादकों द्वारा भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण प्रत्येक पोषण स्तर में होता रहता है। इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों से जो भोजन या ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, उत्पादकों से द्वितीयक प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता में और टॉप कंज्यूमर्स में होता रहता है। यही कड़ी लगातार चलती रहती है और इसे ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, कोई भी खाद्य श्रृंखला है उसमें तीन पद आवश्यक होते हैं: उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी, या फिर मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता। तो उत्पादक वो होते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं, कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं, और इन उत्पादकों से ऊर्जा का स्थानांतरण सीधे ही शाकाहारी जंतुओं में होता है, जो सीधे उत्पादकों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और शाकाहारियों से ऊर्जा या भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण मांसाहारी जीवों में होता रहता है। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में तीन पद तो आवश्यक रूप से होते ही हैं: उत्पादक, शाकाहारी या मांसाहारी। चार्ल्स एल्टन के अनुसार 1927 के अनुसार कोई भी खाद्य श्रृंखला है उसमें मैक्सिमम 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा नहीं पाया जाता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला होगी जटिल से जटिल, उसमें 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल तक ही पद पाए जाते हैं, आगे नहीं पाया जाता है। अब मनुष्य भी किसी न किसी खाद्य श्रृंखला का अवश्य हिस्सा है, या तो ये खाद्य श्रृंखला के लास्ट में रहता है या खाद्य श्रृंखला के शुरुआत में रहता है। अगर मनुष्य शाकाहारी है
तो इसमें उत्पादकों के जस्ट बाद ही शाकाहारी मनुष्य आ जाएगा। अगर मनुष्य मांसाहारी है, जैसे वो मछलियों का भक्षण करता है, तो ये टॉप कार्निवोरस में आता है, टॉप कंज्यूमर्स में मनुष्य इंक्लूड किया जाता है। अब अपन खाद्य श्रृंखला के प्रकार देखते हैं। 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। प्रथम है ग्रेजिंग फूड चेन, सेकंड पैरासाइटिक फूड चेन और थर्ड है डेट्राइटस फूड चेन। तो फर्स्ट अपन देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन या चारण खाद्य श्रृंखला, नाम से ही स्पष्ट है, चारण खाद्य श्रृंखला ये ऐसी खाद्य श्रृंखला है जो उत्पादकों से प्रारंभ होकर छोटे छोटे मांस शाकाहारी जीवों से प्रारंभ होकर बड़े मांसाहारी जीवों में समाप्त होती है। इस खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ उत्पादकों से होता है, उत्पादकों से होते हुए शाकाहारियों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और शाकाहारियों से मांसाहारियों में इसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो होते हैं सूर्य की ऊर्जा द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और इस भोजन को शाकाहारी यूज करते हैं और शाकाहारियों से मांसाहारी यूज करते हैं। अगर इस खाद्य श्रृंखला का अपन उदाहरण देखें तो ये खाद्य श्रृंखला बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से हर किसी पारिस्थितिक तंत्र में, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में पाई जा सकती है। इस खाद्य श्रृंखला द्वारा ऊर्जा का सबसे ज्यादा स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का, एनर्जी का सबसे ज्यादा इस खाद्य श्रृंखला द्वारा ही स्थानांतरण होता है। अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पर एक्वाटिक जो इकोसिस्टम होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम का उदाहरण के तौर पर देखें तो ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स से प्रारंभ होती है और एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है उसमें प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन पे कौन से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डिपेंड होते हैं, जो फूड के रूप में इसको फाइटोप्लैंक्टन को यूज करते हैं, वो होते हैं जूप्लैंक्टन। ये प्राइमरी कंज्यूमर और जूप्लैंक्टन को से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है स्मॉल फिश। ये सेकेंडरी कंज्यूमर और स्मॉल फिश से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है लार्ज फिशेज में। ये टॉप कंज्यूमर। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम या किसी तालाब के इकोसिस्टम का उदाहरण अपन देखें तो तालाब के इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग जो फूड चेन होती है उस फूड चेन में प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन से ऊर्जा का स्थानांतरण जूप्लैंक्टन में, जूप्लैंक्टन से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है स्मॉल फिशेज में और स्मॉल फिशेज से होता है लार्ज फिशेज में। ऐसे एक्वाटिक इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्थानांतरण ग्रेजिंग फूड चेन द्वारा होता रहता है। अगर अपन किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को देखें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन कैसे होती है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मेनली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ग्रास होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्टिविटी होती है और ग्रास से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है जिसमें प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे रैबिट में, और रैबिट से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है जैसे रैबिट को फॉक्स एज ए सेकेंडरी कंज्यूमर से, और फॉक्स से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो टॉप कंज्यूमर में होता है, टॉप कंज्यूमर लॉयल। तो अगर ग्रासलैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है उसमें प्रोड्यूसर्स जो होता है वो ग्रास होती है, ग्रास से रैबिट में, रैबिट से फॉक्स में और फॉक्स से लैंड ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है।
नेक्स्ट जो फूड चेन है वो पैरासाइटिक फूड चेन है। पैरासाइटिक फूड चेन या परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला की स्टार्टिंग भी या उत्पत्ति भी प्रोड्यूसर से ही होती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बड़े बड़े जीव होते हैं और धीरे धीरे जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है छोटे छोटे जीवों में जाके समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है वो उत्पादकों से प्रारंभ होती है और उत्पादकों से प्रारंभ होकर परजीवियों में जाके समाप्त हो जाती है। जैसे अपन किसी बड़े ट्री का उदाहरण लें तो ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो ट्री पर परजीवी के रूप में बहुत से पक्षी पाए जाते हैं जो ट्री से एज ए फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं और पक्षियों पर भी बहुत सारे परजीवी के रूप में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो ट्री एज ए प्रोड्यूसर्स होता है और ट्री पर बहुत सारे बर्ड्स एज ए परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और बर्ड्स पर भी परजीवी के रूप में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, कुछ ऐसे उत्पादक भी होते हैं जिनकी जड़ों में निमेटोड्स ऐसे प्राणी होते हैं जो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और निमेटोड्स के ऊपर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उन निमेटोड्स के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला जो होती है बड़े उत्पादकों से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे सूक्ष्म उपभोक्ताओं में जाके समाप्त हो जाती है। तो प्रथम दोनों जो फूड चेन होती है ग्रेजिंग फूड चेन और पैरासाइटिक फूड चेन, इनकी बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड ये है कि दोनों ही प्रोड्यूसर से प्रारंभ होती है, प्रोड्यूसर से प्रारंभ होती है और एक प्रोड्यूसर जो होते हैं सनलाइट द्वारा फूड का निर्माण करते हैं, सनलाइट द्वारा फूड का निर्माण करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो फूड चेन है वो डेट्राइटस फूड चेन है। डेट्राइटस या खाद्य श्रृंखला। डेट्राइटस फूड चेन। अब जो प्रथम जो खाद्य श्रृंखलाएं थी वो तो प्रोड्यूसर से प्रारंभ होती है, लेकिन ये डेट्राइटस जो फूड चेन होती है वो प्रोड्यूसर से प्रारंभ नहीं होती है। इस खाद्य श्रृंखला की ये विशेषताएं हैं कि इसमें पौधों या जंतुओं के जो भी मर्द ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उनके ऊपर अपघटक क्रिया करते हैं, अपघटक क्रिया करते हैं और इनके ऊपर कुछ सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को कुछ बड़ी मछलियां खाती है और बड़ी मछलियों को कुछ दूसरे जीव खाते हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन में जैसे कि अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो डेट्राइटस फूड चेन एस्चुरीज वाटर में जैसे कि मैंग्रोव की जो पत्तियां होती है वो गिरती है और सड़ने लग जाती है और मैंग्रोव जो लीफ होती है लीव्स क्या होती है पानी में गिरती है और धीरे धीरे सड़ने लग जाती है। इनके ऊपर अपघटक क्रिया करते हैं। अपघटक के रूप में कौन से होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। ये इन पत्तियों को अपघटित करते हैं। इनके साथ ही अब दूसरे जीव भी इनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे थर्ड जो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए और थर्ड कंज्यूमर के रूप में जैसे कि मोलस्क आ गया, क्रैब्स आ गए, निमेटोड्स हो गए, एम्फीब्स। इन अपघटित पत्तियों को भोजन के रूप में यूज करते हैं और इनको कुछ स्मॉल फिशेस को फिश ईटिंग बर्ड्स फूड के रूप में यूज करते हैं। तो जो डेट्राइटस जो फूड चेन होती है वो जरूरी नहीं है कि वो प्रोड्यूसर से ही प्रारंभ हो। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेड जो भी जंतु और पौधे होते हैं उनके जो मृत अवशेष होते हैं उनसे प्रारंभ होती है और उनके जो मृत अवशेष होते हैं उनकी क्रिया करते हैं अपघटन के रूप में बैक्टीरिया और फंजाई। जैसे ही वे अपघटित करते हैं उनके और उनके ऊपर आ जाते हैं मोलस्क और निमेटोड्स जो इनके अपघटित अवशेषों को खाते रहते हैं। और स्मॉल फिशेस जो होती है, फिशेस जो स्मॉल फिश या कुछ फिशेस होती है वो मोलस्क और निमेटोड्स को एज ए फूड सोर्स के रूप में यूज करती है और कुछ फिश ईटिंग बर्ड्स भी वहाँ रहते हैं जो
फिश को एज ए फूड सोर्स के रूप में यूज करती है। तो इस प्रकार डेट्राइटस फूड चेन चलती रहती है और इनके द्वारा जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कम मात्रा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण डेट्राइटस फूड चेन के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में होता है बनस्पत ग्रेजिंग फूड चेन के बजाय। तो पारिस्थितिक तंत्र में 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती है, ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। अगर अपन इन खाद्य श्रृंखलाओं की विशेषताओं की बात करें तो अपन जानते हैं कि प्रत्येक पोषण स्तर में इनकी जो विशेषताओं की अपन बात करें तो प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा का पूरा स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स द्वारा जितनी ऊर्जा वहां पे स्टोर रहती है वो सारी की सारी ऊर्जा प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफर नहीं होती है और प्राइमरी कंज्यूमर या शाकाहारियों से सारी की सारी ऊर्जा ही मांसाहारियों में ट्रांसफर नहीं होती है। उनमें से कुछ ऊर्जा का ह्रास भी होता है, जैसे सब्सम के रूप में, उपापचय क्रियाओं के रूप में या अवशेषों के रूप में कुछ ऊर्जा का वहां पे ह्रास होता है और अगले जो पोषण स्तर में उसकी कुछ मात्रा ही ट्रांसफर होती है। यही कारण है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में 4 या 5 से ज्यादा पोषण स्तर नहीं पाए जाते हैं। 4 या 5 से अधिक पोषण स्तर की संख्या नहीं पाई जाती है। कुछ अधिक सामान्य रूप से 4 पोषण स्तर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा जटिल खाद्य श्रृंखला में 5 तक भी पोषण स्तर पाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी खाद्य श्रृंखला उसमें ऐसे के पोषण स्तर पाए जाते हैं, क्योंकि किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में सारी की सारी ऊर्जा की मात्रा स्थानांतरित नहीं होती है। यही कारण है कि अगर पारिस्थितिक तंत्र में देखा जाए कि जो लॉयन होता है वो फिजिकली रूप से तो स्ट्रांग होता है, लेकिन इकोलॉजिकली रूप से सबसे ज्यादा वीक होता है, क्योंकि उसको सबसे कम मात्रा में ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है। इसी वजह से एक ही वर्गीय समूह के जो जीव होते हैं, जैसे कि कोई भी वर्गीय समूह के जीव है उनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, तो एक ही वर्गीय समूह के जीवों में शाकाहारी जीवों का आकार मांसाहारी जीवों से बड़ा होता है और संख्या भी उन जीवों की संख्या ज्यादा होती है जो प्रोड्यूसर से ज्यादा नजदीक पाया जाता है, उनकी संख्या ज्यादा होती है। इसी प्रकार अगर अपन देखें कि पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला एक लीनियर या एक ही क्रम में चलती है, वो इतनी सरल नहीं होती है। अगर कोई जीव शाकाहारी है तो वो एक से अधिक शाकाहार कर सकता है, एक से अधिक वनस्पतियों को भोजन के रूप में यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर वनस्पति को भोजन के रूप में यूज करता है, लेकिन शाकाहारी जीव एक से अधिक वनस्पतियों को भोजन के रूप में यूज कर सकता है, पॉलीफेगस हो सकता है। इसी प्रकार मांसाहारी में एक से अधिक प्रकार के मांसाहार कर सकता है। अब एक ही जीव है, उसकी अलग अलग अवस्थाएं भी अलग अलग प्रकार का खाद्य श्रृंखला में अलग अलग प्रकार से अपनी पोजीशन दे सकता है। जैसे कि मेंढक होता है, फ्रॉग होता है और फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो तो हेर्बिवोर होता है और इसका जो एडल्ट होता है वो कार्निवोर होता है। तो एक ही जो जीव है उसकी अलग अलग अवस्थाएं, लार्वा अवस्था या एडल्ट अवस्था भी खाद्य श्रृंखला में अलग अलग जगह पे आ सकती है, अलग अलग पोषण स्तरों पर अपनी जगह बना सकती है। जैसे कि फ्रॉग होता है, उसका जो लार्वा होता है वो हेर्बिवोर होता है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर की स्टेज में आएगा, और जो एडल्ट होता है वो कार्निवोर होता है, वो टर्सरी या टॉप कंज्यूमर में आ सकता है। यानी टर्सरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ही आएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में फूड चेन होती है, वो 3 प्रकार की होती है और ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन, और इसकी विशेषताएं हमने देखी।